संकल्प दिल छू लेने वाली कहानी। राहुल, कई दिनों से तेरे पिताजी को तेज खांसी चल रही है। बहुत दिनों से मैं घरेलू इलाज भी कर रही हूँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तू डॉक्टर को दिखा कर ले आ। कोई टेस्ट भी होते हैं तो वो भी करवा ले ताकि इन्हें आराम मिल जाए। रात भर ये खांसते ही रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। मीनाक्षी जी ने अपने बड़े बेटे से कहा, मम्मी, मेरी आज एक मीटिंग है, उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। मेरे करियर का सवाल है, आप छोटे को बोल दीजिए, वो डॉक्टर को दिखा कर ले आएगा। मेरे पास समय नहीं है इन सब कामों के लिए। ये कहकर राहुल लैपटॉप पे काम में लग गया। फिर थोड़ी देर बाद बोलता है, आप संजीव को बोल दीजिए, उसके पास काम भी क्या है, वो पापा को दिखा कर ले आएगा। अंदर कमरे से संजीव फोन पर बातें करते हुए बाहर आता है और एक हाथ से जूते पहनने लगता है। हाँ यार, आ रहा हूँ, तू चिंता मत कर, अपनी मूवी नहीं छूटेगी। माँ, मैं दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ, दोपहर का खाना भी बाहर खाऊंगा। वैसे मैंने कीर्ति को भी बोल दिया है, आप दरवाज़ा बंद कर लीजिए। बेटा, तेरे पापा को खांसी। मीनाक्षी के शब्दों को अनसुना करके राजीव चला गया। खांसी की तेज आवाज सुनकर मीनाक्षी जी कमरे की ओर दौड़ी और गर्म पानी अपने पति लक्ष्मी नारायण जी को पिलाया। साथ ही मुंह में एक अदरक का टुकड़ा रख दिया। अंदर से बड़ी बहू शिल्पा के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, मम्मी जी, पिताजी को कहिए थोड़ा धीरे खांसिए, कान्हा अभी सोया ही है, फिर से जाग जाएगा। एक आवाज छोटी बहू कीर्ति की भी आती है, मैं टीवी देख रही हूँ, आप कमरा बंद कर लीजिए, पिताजी बड़ी तेजी से खांसे जा रहे हैं। मीनाक्षी जी चुपके से कमरा बंद कर लेती हैं और अपने पति की हालत देखकर उनकी आंखें भीग जाती हैं। दोनों बेटों और बहुओं को उनकी जरा भी परवाह नहीं है। अपने पिता की हालत पर जरा भी दया नहीं आती है। दोनों बेटे ही जब पत्थर दिल हो गए हैं तो बहुओं को क्या बोले। जब अपने ही खून को दर्द का एहसास नहीं हो रहा है तो बहू तो फिर भी पराया खून है। मीनाक्षी जी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वो एक दिन हिम्मत करके तैयार हो गई थी और अपने पति लक्ष्मी नारायण जी को दिखाने के लिए अस्पताल ले जा रही थी। दोनों बहुओं ने टोक दिया, बेटों के होते हुए आप अपने पति को दिखाने ले जाएंगी, समाज और रिश्तेदारों में हमारी नाक कट जाएगी। मीनाक्षी जी के बढ़ते कदम पीछे रुक गए। उन्होंने पहले बड़े बेटे राहुल से कहा, फिर छोटे बेटे संजीव से कहा। दोनों ही सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं और देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। मीनाक्षी जी के कानों में समाज और रिश्तेदारों की बातें गूंज रही थी। जब उन्हें पहला बेटा राहुल हुआ तो ससुराल में उनके बड़े लाड़ चाव हुए। उनकी जेठानी को 3 बेटियां थीं और सास अपने पोते का मुंह देखने को तरस रही थी। राहुल के होते ही वो झूम कर नाचने लगी। गली मोहल्ले में लड्डू बंटवाए, खुशियां मनाई गई। मीनाक्षी जी भी खुश थी क्योंकि उनकी सास खुश थी। बड़ी किस्मत वाली हो भाभी, मालिश करते हुए कुंती ने कहा। जो आपके बेटे की मालिश हो रही है और अम्मा जी आपके खान पान का इतना ख्याल रख रही हैं, वरना बड़ी भाभी के जब जब लड़कियां हुई ना तो मालिश की गई ना ही अम्मा ने एक लड्डू बनाकर खिलाया। मीनाक्षी के आने से पहले उसकी जेठानी को 3 बेटियां हो चुकी थी। राहुल को अम्मा खूब लाड़ लड़ाती थी। वो चाहे कितनी भी शैतानी क्यों ना कर लेता था, उसे कभी डांट ना पड़ने देती। सूखे मेवे और दूध उसे खिलाती पिलाती रहती थी। अम्मा की गोद में सिर्फ राहुल के लिए जगह थी, बाकी की पोतियां सिर्फ दूर से ही उन्हें देख सकती थी। एक भी पोती को अम्मा पास नहीं भटकने देती थी। मीनाक्षी के दूसरी संतान भी बेटा हुआ। अब तो अम्मा और भी ज्यादा मीनाक्षी से खुश रहने लगी। बड़ी किस्मत वाली है जो फिर से बेटा हुआ है, बुढ़ापे का सहारा आ गया है। बेटी होती तो चली जाती, अब तो बेटों के बड़े होने का इंतजार कर बहुएं आएंगी और मन से सेवा करेंगी। मीनाक्षी जी सब सुनती रहती और अपना काम करती रहती।
जिस तरह का समय चल रहा था वो घबरा जाती थी, पर लक्ष्मी नारायण जी उन्हें हिम्मत देते थे। अब अम्मा बूढ़ी हो गई थी। दोनों भाई उनके पास ना भटकते थे, उनकी एक भी नहीं सुनते थे, अपनी ही पढ़ाई और दोस्तों में व्यस्त रहते थे। जेठानी की बेटियां अब बड़ी हो गई थी, तीनों की अच्छे घरों में शादी हो गई थी। वो मंदिर और घर के कामों में लगकर समय बिता रही थी। इधर राहुल और संजीव की भी उसी शहर में नौकरी लग गई थी। अम्मा एक दिन चल बसी। दोनों पोतों का ब्याह देखने का सपना बस सपना ही बनकर रह गया था। कुछ समय बाद राहुल की शादी हुई और शिल्पा बहू बनकर घर आ गई। मीनाक्षी जी के जेठ जेठानी तीनों बेटियों की शादी कर चुके थे, तो वो दोनों कुछ सालों के लिए हरिद्वार जाकर आश्रम में रहने लगे, प्रभु भक्ति में मन लगाने लगे। तीनों बेटियां मीनाक्षी जी के पास ही रहने आती थी, क्योंकि अब वो ही उनका मायका था। संजीव ने भी अपनी पसंद की लड़की कीर्ति से शादी कर ली थी। अब घर में लक्ष्मी नारायण जी, मीनाक्षी जी और दोनों बेटे बहू भी थे। इतने बड़े घर में जहाँ इतने लोग रहते थे, अब कुछ ही लोग रह गए थे। जितने मन से मीनाक्षी जी बहुएं घर लाई थी, वो उतनी ही जुबान की कड़वी निकली। दोनों बहुओं की आपस में एक न पड़ती थी, काम को लेकर तानातनी सी चलती रहती थी। दोनों एक दूसरे का एक भी काम न करती थी। इसी वजह से घर में कलह रहती थी। अपने अपने पति के कान भरती रहती थी। वो दोनों भाई भी एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते थे। घर अभी भी लक्ष्मी नारायण जी की कमाई से चल रहा था। दोनों भाई घर में एक पैसा नहीं देते थे, पर अपनी मौज मस्ती और पार्टियों पर खूब खर्च कर देते थे। अब लक्ष्मी नारायण जी भी अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। अब वो सारा दिन घर पर ही रहा करते थे। इससे बहुएं गुस्से में रहती थी। पिताजी सारा दिन घर पर रहते हैं, आप उनसे कहिए ना कुछ घंटे घर से बाहर रहें, सामने बगीचे में ही जाकर बैठ जाया करें। दोनों एक साथ मीनाक्षी जी से बोली, सुबह शाम घूम तो आते हैं, अब दिन भर तो घर से बाहर नहीं रह सकते हैं, फिर धूप भी कितनी है, अपने ही घर में क्या नहीं रह सकते हैं। मीनाक्षी जी कहती तो दोनों बहू मुंह बना लेती थी, पर अब ये रोज का हो गया है। दोनों बहुएं कलेश करने लगी थी। मीनाक्षी जी एक दिन रात को लक्ष्मी नारायण जी के लिए हल्दी का दूध बना रही थी। शिल्पा ने हाथ रोक दिया। पिताजी कोई बच्चे हैं जो दोनों समय दूध पिएंगे? सुबह भी तो पिया था, फिर हमारे बच्चे क्या पिएंगे? मीनाक्षी जी उदास चेहरा लेकर कमरे में आ गई। लक्ष्मी नारायण जी ने सब सुना तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ। वो काफी दिनों से दोनों बहुओं और बेटों की हरकत देख रहे हैं। उन्होंने मन ही मन एक फैसला लिया और मीनाक्षी जी को समझाया। अगले दिन मीनाक्षी जी रसोई में लड्डू बना रही थी। कीर्ति ने देख लिया और पूछने लगी, मम्मी जी ये लड्डू किस लिए बना रही हो? वो सर्दी आ रही है और तुम्हारे ससुर जी का भी मन कर रहा है। ओहो, आप तो पूरे महीने के लिए आया देसी घी एक ही महीने में खत्म कर देंगी। आपको तो पता भी ना होगा कि घी कितना महंगा हो गया है। मीनाक्षी जी उस दिन गुस्से में बोल ही पड़ी। मैं नहीं बोलना चाहती थी, पर तुम दोनों ने मुझे मजबूर कर दिया है। आखिर आज भी इस घर का खर्च मेरे पति उठा रहे हैं। घी कितना महंगा हो गया है मुझे ये तो पता नहीं है, पर मुझे ये पता है कि घी मेरे पति के पैसों से आया है, तुम्हारे पति के पैसों से नहीं। दूध बच्चे ही क्यों, बड़े भी तो दो समय पी सकते हैं। बड़े बुजुर्ग का मन भी बच्चों जैसा ही होता है, वो भी मचल सकता है, और दूध भी मेरे पति की कमाई से आता है, तो तुम मुझे मना नहीं कर सकती हो। ये याद रखो बहू, तुम सब हमारी कमाई पर पल रहे हो, हम तुम पर निर्भर नहीं हैं। तुम चाहो तो ये घर छोड़कर जा सकते हो, हम दोनों तो एक दूसरे का सहारा बनकर रह लेंगे। अच्छा, हम ऐसे कैसे घर छोड़कर चले जाएं? आखिर इस घर पर
इस जायदाद पे हमारा भी हिस्सा है। कीर्ति बोली, हम इस घर में रह रहे हैं तो अब ये हमारा घर है। ऊपर शिल्पा भाभी रह लेंगी और नीचे हम रहेंगे। आप भी ताई जी और ताऊ जी के पास हरिद्वार क्यों नहीं चले जाते हो, ताकि हम चैन से रह सके। ये रोज रोज की चिक चिक तो नहीं होगी। अब तो इस घर को और मोह माया को छोड़कर चले जाओ। पिताजी दिन भर खासकर हमें परेशान करते रहते हैं। एक पल को भी हम सुकून से रह नहीं पाते हैं। हमारी जिंदगी की खुशियां ही छिन गई हैं। कीर्ति बोले जा रही थी, तभी शिल्पा भी आ गई और वो कीर्ति का साथ देने लगी। हाँ मम्मी जी, अब आपको इस उम्र में न जाने किसका मुंह बचा है। आप भी घर छोड़कर चली जाओ और हमें जीने दो। घर छोड़कर चली जाऊं? क्यों चली जाऊं? इस घर को मैंने और भाभी जी ने बनाया है। वो मेरे भरोसे घर छोड़कर गई हैं। आज भी उनकी बेटियां यहीं मायके में आती हैं। मैं तुम जैसी बहुओं के लिए अपनी बेटियों से उनका मायका नहीं छीन सकती हूँ। फिर जेठ जी और जेठानी जी कुछ सालों के लिए हरिद्वार गए हैं। वो कभी भी यहाँ आ सकते हैं और ये घर अकेला तुम्हारा नहीं है। ये घर तो तुम्हारे ससुर जी का और उनके बड़े भाई साहब का है। इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुम जब फर्ज नहीं निभा सकते हो तो हक भी नहीं जता सकते हो। इतने में राहुल और संजीव भी आ गए थे। उन्हें देखकर मीनाक्षी जी कहती हैं, तुम्हारे पिताजी को डॉक्टर को दिखाने के लिए तुम दोनों के पास समय नहीं है, पर मूवी और दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए बहुत समय मिल जाता है। जायदाद पर तुम लोगों का कोई हक नहीं है। ये जायदाद मेरे पति की है और वो अभी जीवित हैं। तभी लक्ष्मी नारायण जी कमरे से बाहर आ जाते हैं। मीनाक्षी जी बिल्कुल ठीक कह रही है। इस जायदाद में तुम दोनों का कुछ हक नहीं है। ये जायदाद मेरी है और मैं तुम दोनों को नहीं देना चाहता हूँ। मैंने बचपन से लेकर जवानी तक तुम दोनों की परवरिश की, तुम्हारी हर इच्छा पूरी की। तुम दोनों जब बीमार होते थे तो मैं और तुम्हारी माँ रात रात भर जागते थे। जरा सी सर्दी खांसी हो जाती थी तो हम डॉक्टर के पास लेकर भागते थे। माँ बाप का ही सारा फर्ज होता है, बच्चों का तो कुछ फर्ज ही नहीं होता है। तुम जैसे नालायक बेटे को मैं ये जायदाद नहीं दूंगा। तुम इस घर और जायदाद के वारिस नहीं हो। हम दोनों के जाने के बाद ये बड़ा सा घर हमने एक वृद्धाश्रम को दान देने का संकल्प लिया है। तुम्हारी तीनों बहनों के पास भी कोई कमी नहीं है। तुम्हारे ताई जी और ताऊ जी ने भी इसी पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तुम दोनों अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर जा सकते हो। लक्ष्मी नारायण जी फिर कहते हैं, 7 दिन का समय देता हूँ, घर खाली कर दो। तुम दोनों कमाते हो, अपने परिवार का खर्च चला सकते हो। मैं तो अभी तक उठा रहा हूँ। रिटायरमेंट के बाद मुझे अच्छी पेंशन मिलती है। हमें तुम दोनों की सेवा की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें हमारी तीनों बेटियां आकर संभाल ही लेंगी और पैसा है तो नौकर चाकर रख ही लेंगे। राहुल और शिल्पा, संजीव और कीर्ति की बोलती बंद हो गई। वो कुछ ना बोल पाए। चारों पिताजी के पांव में गिर गए। हमें माफ कर दीजिए, पर लक्ष्मी नारायण जी का मन नहीं पिघला। तुम सब किराए के मकान में रहो और अपनी जायदाद खुद खड़ी करो, ताकि भविष्य में तुम जैसे नालायकों के बच्चे तुम्हें अपने घर से निकालने को नहीं कह सके। 7 दिनों बाद सभी घर से चले गए। अब मीनाक्षी जी और लक्ष्मी नारायण जी आज़ाद थे, जो अपने ही घर में अपने बच्चों के कारण रोज दुख झेलते थे। बच्चे अधिकार की मांग करते हैं पर कर्तव्य नहीं निभाते हैं। अपने ही माता पिता की देखभाल नहीं करते हैं। जिन्होंने आपका जीवन बनाया है उन्हें ऐसे ही बेघर कर देते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। माता पिता सारी उम्र आपके लिए करते हैं और बुढ़ापे में आकर उन्हें आपका साथ चाहिए। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके बताएं और कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें।
ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।